जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज के क्लास में समझने वाले हैं जो कि पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों समझ चुके थे। यहाँ पर पॉलिटी इंडियन मैप कैसे बनाए वहाँ तक समझ चुके थे। दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थात एनसीईआरटी बुक से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े और एनसीईआरटी बुक को जैसे किताबी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, अगर ये किताबी भाषा में लिखा हुआ है तो इसको अपने अपने भाषा में कैसे समझे और कैसे अपने भाषा में आसानी से समझे, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लास 6 एनसीईआरटी, जिस समय हम लोग क्लास 6 में होते हैं दोस्तों, उस समय तो कोई पढ़ता है नहीं। उस समय तो सभी अपना पैंट संभालने में, हाफ पैंट संभालने में लगा रहता है। यहाँ पर उस समय किसका ध्यान रहता है कि क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी क्या होता है, सौरमंडल में पृथ्वी क्या होता है। वहाँ तो खाना सोना और हाफ पैंट को संभाले रखना है, कहीं गिर न जाए ध्यान में से, यही सब देखा जाए, इसी सब में ध्यान रहता है। लेकिन उस समय किसी को उतना तो मेंटल लेवल रहता है नहीं, उतना दिमाग रहता है नहीं, हाई मेंटल लेवल हाई रहता है नहीं कि एनसीईआरटी भी पढ़ना है 6 से। हम लोग जब 6 में पढ़ते थे दोस्तों, यहाँ पर तो उस समय तो हम लोग को वही यही हाल था, सबका यही हाल होता है। लेकिन उस समय सिर्फ हम लोग को सरकारी बुक मिल जाता था और खिचड़ी चोखा खा लेते थे, लगता था हो गया, आप पढ़ लिए। लेकिन दोस्तों अब जाके समझ में आता है कि क्लास 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12 अगर ये बुक एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा इंडिया लेवल का कोई भी बीपीएससी, यूपीएससी जो कोई भी एग्जाम हम लोग क्रैक कर सकते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्लास 6 का यहाँ पर ज्योग्राफी है दोस्तों। ज्योग्राफी एनसीईआरटी है गाइज। यहाँ पर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर है दोस्तों, एकदम पहला चैप्टर है 6 का। अगर 6 से यहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे, पूरा अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे दोस्तों, तो हमको कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। और जनरल कंपटीशन में आने के बाद जीके जीएस का फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ना होगा, ना ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि हम शुरू से ही मेहनत करते जाएंगे, शुरू से ही मेहनत एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे। और ऐसा उम्मीद तो हम जरूर करते हैं कि जब हम 6 क्लास का ये सौर मंडल में पृथ्वी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आप लोग में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 6 क्लास पे होइएगा। 6 क्लास में किसको पढ़ने का शौक रहता है, वो उस समय तो आप लोग जरूर जनरल कंपटीशन को होइएगा, या तो 11, 12 या 10th लेवल का होइएगा, कोई भी स्टूडेंट होइएगा जो वीडियो देख रहे हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी कैसे पढ़े और कैसे डिस्कशन करें दोस्तों। यहाँ पर चलिए बिना किसी टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सौर मंडल में पृथ्वी हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर पूरा सौर मंडल दोस्तों, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये तीर का निशान जो दिख रहा है, यहाँ पूरा सौर मंडल है। यहाँ पर सौर मंडल में पृथ्वी, पूरा सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ, शुरू से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, किस प्रकार से देखिए क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ पर पूरा बारीकी से दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में। पूरा मान्यता प्राप्त है बुक एनसीईआरटी, जो कि बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी फेमस है, जो आप लोग जानते ही होंगे एनसीईआरटी बुक कितना इसी में से एग्जाम में 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसी में से। वो तो आर.एस. अग्रवाल, वो तो रिवीजन के लिए होता है, आर.एस. अग्रवाल बुक वो सब रिवीजन के लिए होता है। ये दोस्तों यहाँ पर सूर्यास्त के बाद लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है सूर्यास्त के बाद आकाश को दिखना कितना अच्छा लगता है। चलो भाई, ये तो सही बात है, सूर्यास्त के बाद आकाश को दिखना शाम में कितना अच्छा लगता है। सभी लोग रूम में भर दिन रहता है और शाम में निकलता है रूम के बाहर और आसमान की तरफ देखता है तो कितना अच्छा लगता है। चलिए भाई, ये तो सही बात है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है, पूरा बारीकी से दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मेरे भाई लोग, आप लोग भी बारीकी से मेरे शब्दों को सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर एकदम बारीकी से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है आसमान में
दोस्तों यहाँ पर लिखा है, रुकिए दोस्तों यहाँ पर करवा गया, लिखा है आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये भी सही बात है। पहले आसमान में तो शाम होता है तो पहले एक ही बिंदु दिखता है, उसके बाद में अधिक सारा दिखने लगता है, चमकता बिंदु मतलब तारा दिखने लगता है, उसके बाद में दिखने लगता है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, मतलब तारा का आप गिन सकते हैं, उसकी गणना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हम तारा को नहीं गिन सकते हैं। एक दो गिन लेते हैं कि एक हुआ है, एक दो हुआ है, उसके बाद जब रात हो जाता है तो नहीं गिन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं गिन सकते हैं, उसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। सही बात है कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, मतलब तारा सितारा से भर जाता है, जिनमें से कुछ अरे यार पूरा, ये तो पूरा ही हाईलाइट हो गया, इसको हमको ख़त्म करना होगा। ओके, एक सेकेंड, हो गया। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ये भी सही बात है। बहुत सारे तारे देखते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ चमकीला होता है और कुछ धुंधला होता है। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। चमकीला होता है वो ग्रह होता है, एक वो जैसे बुध, जैसे जो बुध है वो फर्स्ट ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पृथ्वी के बगल में क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, शुक्र हो गया। ये सब ग्रह कभी कभी चमकीला ज़्यादा दिखाई देता है। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। जो बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है वो धुंधला होता है। ऐसा प्रतीत होता है, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हो, मानो आकाश में जैसे हीरा हो, ऐसे प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं। ये प्रकाश का प्रतिबिंब के कारण क्या होता है, इनमें से कुछ टिमटिमाटे हुए प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, लेकिन अरे यार ये पूरा हो जा रहा है बार बार, लेकिन अगर सॉरी गाइस, लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, लेकिन अरे यार ये पूरा काहे हो जा रहा है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारीकी से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर आप अपने ध्यान से देखेंगे, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ ही इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। लेकिन आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं, लेकिन बिना, सही बात है दोस्तों। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को ही देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ सितारा के साथ हम लोग क्या देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात का पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन हम लोग पूरा पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, पूर्णिमा के दिन तो ही देखते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद पूर्ण चंद्रमा खत्म हो जाता है, आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सही बात है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता, या लिखा है दोस्तों कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। इसका कहने का मतलब यही था, इतना सारा जो बोला, इसका कहने का मतलब यही था कि रात में हम लोग इतना चंद्रमा देखते हैं, तारा देखते हैं, सितारा देखते हैं, तो क्या हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं।
ये कहने का मतलब दिन में हम लोग को समझा रहा है कि दिन में क्यों नहीं देख पाते ऐसे, इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। मतलब दिन में क्या होता है, सूर्य बहुत ज़्यादा रोशनी आता है सूर्य में, तो हम लोग छोटा छोटा चमकीले तारा को कैसे दिन में देख सकते हैं, वो तो सूर्य का प्रकाश ही उसको ढक देता है, इसीलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब किताबी भाषा को हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं, इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य भी एक तारा है। अब दोस्तों यहाँ पर बगल में क्या लिखा, आओ कुछ करके सीखे। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल के लिए दिया हुआ है कि आओ कुछ करके सीखे। अगर फालतू टाइम है तो इसमें से आप कुछ करके सीख सकते हैं। कागज का एक वृत्त के क्षेत्र को सुई से छोटे छोटे छेद करें। यहाँ पर दिया हुआ प्रैक्टिकल के लिए दिया हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम लोग मेन ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिए, उसी को फिगर में समझाया गया है दोस्तों। यहाँ पर उसी को यहाँ पर फिगर में समझाया गया है दोस्तों, उसी को फिगर में समझाया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, लिखा है रात के समय, लिखा है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारा जो भी है वो सूर्य के समान ही है। समझे दोस्तों, ये सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी आप रात में चमकता हुआ जो तारा देखते हैं, सतभैया ना होता है, वो सतभैया गाँव में ना कहता है कि सतभैया देखो, सतभैया हम लोग गिनते थे बचपन में, गिनते थे कि सतभैया देखो सतभैया। और जितना भी तारा हम लोग देखते क्या हुआ, सूर्य के समान ही है, लेकिन इतना दूर है कि हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इतना दूर है दोस्तों, इतना दूर है कि हम लोग देख ही नहीं पाते उसको। देखिए वो बबनियाँ देख रही है, एक लड़की देख रही है, वे देखो वह सितारा, वही ध्रुव तारा देख रही है, इतना दूर है, कैसे देख रही है बबनी इधर पश्चिम में खड़ा होकर उत्तर दिशा में देख रही है, ऊपर देख रही है। दोस्तों यहाँ आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल ध्यान दिए हैं। कुछ दूर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई देता है, कितना छोटा दिखाई देता है, वही बोला है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल, ये क्या दिया हुआ है, चलिए मिटा लेते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सो मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आर्सा मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि दोस्तों यहाँ पर है सप्तऋषि, सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों एवं तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये कह रहा है कि आप अपने घर में जो भी चाचा चाची है, जो भी पापा मम्मी है, उसे कहिए कि हमको दिखाइए तारा किधर है, ग्रह किधर है, नक्षत्र मंडल किधर है, नक्षत्र मंडल को दिखाए, वही बोल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिया कि पहले तो दिशा के निर्धारण कोई तो जानकारी तो था नहीं कि किधर उत्तर है किधर, मतलब कैसे पता चलता तो था नहीं, मोबाइल तो था नहीं यहाँ पर। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा जो उत्तर में जो तारा होता था वो उत्तर दिशा को बताता था। इसमें ध्रुव तारा भी कहा जाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। वही
यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह आसमान में क्या हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है ध्रुव तारा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में देखिए, हम सप्तऋषि देखिए ध्रुव तारा को देख रही है, या जान सकते हैं। 1.1 में आप देखिए कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारों की एक इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है ग्रह के पास। वो क्या करता है? वो कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है। कुछ ग्रह को क्या खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं। प्लानेट को ग्रह कहते हैं, जैसे प्लानेट इंग्लिश में लिखा हुआ है। ग्रीक भाषा में प्लानेट प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। चारों ओर घूमने ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है दोस्तों। पृथ्वी क्या है मेरे भाई लोग? यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी का सारा प्रकाश ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। मतलब क्या है? सूर्य क्या है? सबसे नजदीक का तारा है। और ऐसे कितना तारा है? तो सबसे नजदीक है, इसीलिए सूर्य इसको कहते हैं, वो सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को है ना बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा पर से आप देखिएगा तो यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगा पृथ्वी, ऐसा देखने पर महसूस होता है। जैसे देखिए यहाँ पर फिगर में दोस्तों समझाया गया है। देखिए यहाँ पर नेपच्यून है, नेपच्यून ग्रह है। यहाँ पर शनि है, यूरेनस है। यहाँ पर बृहस्पति है, पृथ्वी मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रह छोटा छोटा ग्रह है। और यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य दिया हुआ है। यहाँ पर सूर्य है। सूर्य के सबसे फर्स्ट मतलब सबसे पहला ग्रह को क्या कौन होता है? बुध। उसके बाद क्या होता है? शुक्र। यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शुक्र है। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पृथ्वी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये चार क्या हो गया? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चार हो गया क्षुद्र ग्रह पट्टी। अंदर का ग्रह इसे कहा जाता है, इसके सूर्य के अंदर का ग्रह इसे कहा जाता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब यहाँ पर आ जाएगा बृहस्पति, यहाँ पर हो जाएगा शनि, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, चार इधर हो जाएगा। इसे यूरेनस इंग्लिश में लिखा हुआ, अरुण वरुण इधर हो जाएगा। या नेपच्यून, इसे इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी वेनस अर्थ मार्स। मरकरी वेनस अर्थ मार्स, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून इंग्लिश में कहा जाता है। उसी को समझाया गया है दोस्तों। और इसी के बारे में, ग्रह के बारे में, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है। इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है। ये उल्टा दे दिया गया है फिगर, तो इसको तो समझाने में अच्छा से नहीं हो पाएगा। आप लोग इसको खुद से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा इसको कौन पृथ्वी मतलब बृहस्पति ग्रह सूर्य के चार कितना साल में घूमता है, कैसे घूर्णन करता है, कैसे कितना दिन में घूम पाता है, ये सारा लिखा हुआ है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा पेज पर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान क्या है? 7 अन्य ग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7, पूरा टोटल क्या है? 8 ग्रह है। 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा प्राप्त करते हैं।
उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अब उन पृथ्वी के पास क्या है? चंद्रमा। उनमें से कुछ के पास एक चंद्रमा भी है। अब दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसकी मुखिया सूर्य है। समझ गया दोस्तों? सौर मंडल यही है, इतना ही सौर मंडल है। मतलब सूर्य, 8 गो ग्रह है, उपग्रह है, कुछ खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। सौर मंडल में इसी को सौर मंडल का परिवार का नाम दिया जाता है, जिसका पूरा मुखिया कौन है? सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान, जय। यही सूर्य भगवान है दोस्तों यहाँ पर, जिसे भगवान का दर्जा दिया दोस्तों। यहाँ पर सूर्य है। सूर्य सौर मंडल में केंद्रों में स्थित है। सौर मंडल में क्या है? पूरा केंद्र में क्या है? इससे सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जितना हम लोग को सोच से भी बड़ा है। उतना सोच भी उतना बड़ा नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा है सूर्य। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अत्यधिक क्या है? गर्म गैसों से बना है। 6 का एनसीईआरटी का लेवल कितना होता है? बारीकी से एकदम बच्चे की तरफ समझाया गया है दोस्तों। इसमें देखिए, इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल क्या है? इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है? सौर मंडल के सभी के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, सूर्य है। सूर्य खत्म तो पूरा समझिए, पूरा प्लानट, पूरा सौर मंडल खत्म हो जाएगा। मुखिया वही है, लेकिन हम उनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी का लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य कैसे है? पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर कितना गर्मी रहता है जून जुलाई में? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी समझ जाइए। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति दिया हुआ है कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये भी आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अब आप लोग ये भी देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ये सारा हम लोग, ये सारा शब्द की उत्पत्ति, ये सारा देखते जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कि आप जानते हैं रात में, या ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। कुछ दिया हुआ है इंटरेस्ट के बढ़ने के लिए। यहाँ पर ग्रह है दोस्तों। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौरमंडल में क्या है? 8 ग्रह है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी से हम लोग क्या है, एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको नौकरी करने में बहुत आसानी होगा। बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी आराम से कर सकते हैं और जनरल कॉम्पिटिशन में कम मेहनत करना पड़ेगा। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिसे यूरेनस नेपच्यून भी कहा जाता है इंग्लिश में। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस न्यूज़, मतलब इसको इंग्लिश में ट्रिक दिया हुआ है, वैसे ऊपर हम बताए दिए आपको। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध, यहाँ पर क्या है? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। बुध क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध है। इसे केवल 88 दिन ही लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सूर्य बोला गया दोस्तों। शुक्र को बुध, उसके बाद शुक्र बगल में, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी उसके बाद आता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि उस समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत ही भीविया इधर लिखा रहता है। अगर सारा लेके चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब यहाँ पृथ्वी के बारे में हम लोग समझते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं दोस्तों, यहाँ पृथ्वी पर ही तो हम लोग रहते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। क्या है? सूर्य है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो तीसरा ग्रह ही तो हुआ। आकार से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव के पास क्या है? थोड़ा चपटी है। जैसे संतरा आप लोग देखे हैं दोस्तों, यहाँ पर संतरा, नेमो देखे हैं। नेमो क्या रहता है? पूरा गोल तो नहीं रहता है, जहाँ से वो उसका डंटी रहता है वहाँ पर देखिए कैसे पचका रहता है संतरा है, ये जो लाल लाल संतरा रहता है उसी प्रकार का पृथ्वी है। ध्रुव के पास क्या है? चपटा हुआ है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। यही कारण है कि इसके आकार को क्या है? भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार इसका अर्थ है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। दोस्तों 6 क्लास में कौन इसको पढ़ता है? थोड़ा ये हमको बता दीजिए दोस्तों, कौन पढ़ता है इसको? सीधा खाया, खिचड़ी खाया, चोखा खाया, राजमा भात खाया, पैंट संभाला, नाक पोंछा और घर चल गया और दिन रात खेला कूदा, कौन पढ़ता है? इसके बाद देखिए कितना अच्छा मतलब उसी समय ये बता दिया गया 6 क्लास में ही कि पृथ्वी ये है, वो है, गर्म है, ये गैस है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे इंटर लेवल तक ये पढ़ना रहता है, यही सब पूछता है एग्जाम में दोस्तों। अगर ये कंप्लीट हो गया तो सब जायजा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अगर अंतरिक्ष से आप देखिएगा तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पानी 3 चौथाई में पानी, 1% एक चौथाई में ही क्या है? मनुष्य है, धरातल है। क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्योंकि इसे क्या है? 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 2/3 क्या है? पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। रोचक तथ्य इधर देख लीजिएगा दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्हें 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि ये कौन भारतीय चंद्रमा पर गया है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, यही बात लिखा हुआ है। अब दोस्तों चंद्रमा के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्रमा, चंदा मामा गुड़ के हुआ पकाए दूर से, ये दोस्तों चंदा मामा, यही है चंदा मामा दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है, पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। अब चंद्रयान 3 भी गया है दोस्तों, चंद्रयान 3 अब चंद्रमा पर हम लोग जाएंगे। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है, अंतरिक्ष से इस चित्र को लिया गया है ये चंद्रमा का। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकते हैं। अब क्या है? अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ये दिया हुआ है। इधर का आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों और चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है उसी प्रकार सूर्य का चक्कर ग्रह लगाता है। यही दिया हुआ। मानव निर्मित उपग्रह जो सैटेलाइट होता है कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा क्या अंतरिक्ष में भेजा जाता है? रॉकेट नहीं जाता है, सिर्फ ये उपग्रह कृत्रिम पिंड जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। रॉकेट का प्रशिक्षण देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये देखिए
मैप में ये इंडिया को दर्शाया गया है। यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के विशाखापट्टनम से छोड़ा गया है दोस्तों रॉकेट के। दोस्तों ये रॉकेट को छोड़ा गया है, चित्र में दर्शाया गया है। रॉकेट को छोड़ा गया है, ये रॉकेट गिर जाएगा, फिर क्या समुद्र में गिर जाएगा। और ये कि छूट गया यहाँ से छूट गया, ये समुद्र में गिर जाएगा। और इसमें से क्या है, इसमें से यही कृत्रिम मानव निर्मित उपग्रह इसी को कहा जाता है। यही चला गया अपना चंद्रमा पर चला जाएगा। उसके पिंड में उपग्रह कक्षा में प्रवेश का रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना है, लिखा हुआ है कि रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर ये समुद्र में गिर जाएगा कहीं रॉकेट, और ये चला जाएगा। सिर्फ इसको पहुंचाने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया गया है, धकेल के पहुंचाने के लिए। उसको कैसे धकेल के पहुंचा देना है चंद्रमा पर। जीवन में पौधों से जीवित तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी, अरे यार ये येल्लो का नहीं आ रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक, ये तो हाथी नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अब आ गया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग क्या है, दोस्तों ये तो हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, छोड़िए नहीं हो रहा। तो इसी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। क्या है चंद्रमा क्या है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। दोस्तों देखिए, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ देखिए दोस्तों, अब हाईलाइट हो गया, देखिए तो नहीं नीचे किए तो हो गया, हाईलाइट हुआ था। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढा है। बहुत पर्वत है, मैदान है, कहीं पे एकदम खदिया उदिया है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जिसे एकदम बोलते हैं कि चंद्रमा देखिए अनहार है, वही खदिया रहता है दोस्तों, यहाँ पर खदिया रहता है। उसी में क्या है, सूर्य का प्रकाश तो नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए उसको क्या अंधेरा उसमें दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह दोस्तों दिया गया है। क्षुद्र ग्रह एकदम पत्थर टाइप का, बहुत बड़ा पत्थर को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों देखिए यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह तारा ग्रह एवं उपग्रह के अंतरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के, दोस्तों यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अरे यार, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है तारा ग्रह उपग्रह, अरे यार ये ऊपर नीचे करने से होता है दोस्तों। अब इसको देख लेते हैं। तारा ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये भी सही बात है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि तारा ग्रह उपग्रह अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, एकदम छोटे पत्थर है ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जिसे चित्र 1.2 में देखा जा सकता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। विस्फोट होता है, उसके बाद क्या ग्रह से टूटकर ही अलग होता है क्षुद्र ग्रह। अब दोस्तों उल्का पिंड के बारे में हम लोग समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है। ये शब्द लिखा हुआ उल्का पिंड, तो समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इसको किताबी भाषा में लिखा गया और अपने भाषा में हम लोग समझते हैं कि सूर्य भगवान है ना, वो सूर्य भगवान सूर्य को चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है, छोटा पत्थर उथर होता है, वो चारों ओर घूमता है, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी
प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी ना बोलता है कि प्रलय आने वाला है, 2012 में आई भूकंप तू ही बचाई तू ये माई, कभी कभी ये गाना उना निकाल देता है। तो यही देखिए, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। तो कभी कभी लगता है कि दुनिया अब समाप्त होने वाला है, बहुत पाप हो रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, और इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के कारण इतना घर्षण होता है तेजी से कि जल की क्या होता है, ऊपरी राख हो जाता है। क्या है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, छोटा रहता है तो ऊपर ही जल के समाप्त हो जाता है। तो कभी कभी रात में देखिएगा ना, टूटता हुआ तारा बोलता है ना कि ये तारा टूट के गिरा है, वही गिरता रहता है जल के, वही छोटा मोटा गिरता रहता है, वही कोई कभी बड़ा गिरेगा तो वही गड्ढा हो जाता है। कितना बड़ी गड्ढा हो भी गया है पृथ्वी पर। तो लिखा हुआ देखिए, यही पे तारा चमकता हुआ ना, कभी कोई रात को दिखता रहता है, कोई ना कि तारा गिरा मन्नत मांगो है। क्या मन्नत मांगे आप? क्या आपने तारों वालों खुले आसमान में एक की ओर दूसरी तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्तों को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसकी आकार में संबंध में हमारी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। बिल्कुल। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं कि पृथ्वी पर तथा सौरमंडल का एक भाग है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए दोस्तों, इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो हम लोग कहाँ रहते हैं? इसी पृथ्वी पर न रहते हैं दोस्तों, मेरे भाई लोग, इसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। यही सौरमंडल है, आकाशगंगा है, यही ब्रह्मांड है पूरा, ये पूरा ब्रह्मांड है। अब दोस्तों अभ्यास दिया गया है हम लोग को। फर्स्ट चैप्टर दोस्तों यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। क्लास 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 समझ चुके हैं। और इसी के ऊपर ये क्या अभ्यास दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो हम लोग जो आप लोग को जो ये डिस्कशन किए, हम लोग एक साथ अंत तक बने रहे। उस ग्रह और तारों में क्या अंतर है, इसका आप लोग कॉपी पर जरूर हल कीजिएगा कि ग्रह और तारा में क्या अंतर है। क्या अंतर है? ग्रह के पास क्या होता है? इसमें ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, और तारे के पास अपना प्रकाश होता है। इसमें अंतर इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। ऊपर हम लोग देखे हैं कि सौरमंडल से क्या समझते हैं। सौरमंडल किस प्रकार, वो सूर्य क्या होता है, सूर्य सौरमंडल का क्या होता है, मेन हेड होता है, मतलब अध्यक्ष होता है, ये भी कह सकते हैं। यही सब लिखेंगे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम लिखिए। तो उनकी दूरी के अनुसार आराम से लिख सकते हैं नाम। पहले लिखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये लिख सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास क्या है, जीवन जीने के लिए पानी है, जल है, हवा है, H2O है, NO2 है, सारा गैस है, पूरा एकदम जीवन जीने के लिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी पर आराम से जीवन जिया जा सकता है। यह हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ये इस पे लिखना। ब्रह्मांड क्या है? तो वो भी लिख सकते हैं ब्रह्मांड क्या है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हम लोग ऊपर पढ़े हैं दोस्तों कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, यहाँ पर शुक्र होगा दोस्तों। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो तीसरा पृथ्वी हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा पृथ्वी हो जाएगा। अब दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं? तो क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। यहाँ पर समझे हैं दोस्तों।
ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारों से क्या होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। यहाँ पर ये भी पढ़ रहे हैं दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह शनि, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये होगा ग। ये खाली स्थान आप लोग भर लीजिएगा। सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करेंगे, कुछ कुछ दिया हुआ। आओ खेले जिंदगी भर तो खेले ही, किस्मत मेरे साथ खेलती है और कुछ तुम बुक भी बोला खेले। ये तीसरा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बुध, यहाँ पर शुक्र है दोस्तों हेड क्वार्टर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूनस, नेपच्यून इसको कहा जाता है। यहाँ पर सारा दिया हुआ है दोस्तों। हम लोग पूरा चैप्टर यहाँ पर समझ चुके हैं। पूरा चैप्टर दोस्तों हम लोग समझ चुके हैं। ज्योग्राफी का क्लास 6 का हमको दोस्तों एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर समझ चुके हैं। कैसा लगा आप लोग वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। वॉचिंग इंड टू, थैंक यू सो मच गाइज, वेरी थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों हम लोग को। यहाँ पर ऐसे ही क्लास करते रहिएगा और आगे भी हम लोग, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था और ये अब हम लोग क्लास और इसी का सेकेंड चैप्टर का अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसी का सेकेंड चैप्टर, मतलब सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी का ये चैप्टर हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के पास लाने का प्रयास किए हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको में हमको सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, तभी तो आगे मोटिवेशन मिलेगा हमको और अच्छे से अच्छे और भी टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, थैंक्स ऑल, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।